नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में वनपाल वन रक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने किया? बप्पा रावल, रतन सिंह, जयत्र सिंह, राजा घोइल। दोस्तों सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन बप्पा रावल ने किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर 734 में बनवाया, जिसके निकट हरित ऋषि का आश्रम है। बप्पा के वंशज अल्लट या आलूराव ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर वराह मंदिर बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि किसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? अरणाराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीरदेव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वर्ण वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया कि सामोद महल स्थित है? जयपुर, अलवर, सीकर, अजमेर। दोस्तों सामोद महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और चौमू के निकट सामोद में स्थित इस महल में श्रृंगार व चित्रकला का सुंदर अंकन है। राजा बिहारी दास ने 1645 से 1652 ईस्वी में इसे बनवाया। आमेर के महल पर शीश महल स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया गया है कि सुमेलित युग्म का चयन करो। किलों का शहर जोधपुर, बिल्कुल सही है। कुमारी का खंड बांसवाड़ा, बिल्कुल सही है। घड़ियों का शहर सुजानगढ़, बिल्कुल सही है। और स्तंभों का नगर सुजानगढ़, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि स्तंभों का नगर रणकपुर जैन मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान राज्य के पाली जिले में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित है। रणकपुर में ऋषभदेव और चतुर्मुखी जैन मंदिर है। रणकपुर मंदिर उदयपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान कितनी एजेंसियों में विभक्त था? 3, 4, 5, 6। दोस्तों ब्रिटिश शासनकाल में राजस्थान 4 एजेंसियों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश शासनकाल के समय राजस्थान 4 एजेंसियों में विभक्त था। मेवाड़ रेजिडेंसी उदयपुर में मुख्यालय था। जयपुर एजेंसी जिसका मुख्यालय जयपुर में है। बीकानेर एजेंसी बीकानेर में मुख्यालय था। और पश्चिम राजपूताना स्टेट रेजिडेंसी जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। राजपूताना एजेंसी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक राजनीतिक कार्यालय था। जो राजपूताना अब राजस्थान उत्तर पश्चिम भारत में देशी राज्यों के संग्रह से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया गया कि हिंदुआ सूरज कहलाते थे। दोस्तों मेवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, आमेर के शासक, बीकानेर के शासक। दोस्तों मेवाड़ के शासक हिंदुआ सूरज कहलाते थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ राज्य के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। उसे युद्धपुर राज्य के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ के राज चिन्ह में राजपूत और भील योद्धा अंकित हैं। सैकड़ों वर्षों तक यहाँ शासन रहा और इस पर गहलोत तथा सिसोदिया राजाओं ने 1200 वर्षों तक राज किया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रोशन बेग किस राज्य से प्रमुख क्रांतिकारी थे? जोधपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कोटा के रोशन बेग प्रमुख क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोटा में क्रांतिकारी द्वारा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन एवं उसके 2 पुत्रों डॉक्टर काटम की हत्या करके बर्टन के सिर को शहर में घुमाया। और कोटा के शहीदों के नाम हैं दोस्तों अब्बास मिर्जा, हरदयाल भटनागर, अकबर खां, मेहरम खां, हीरा सिंह, कामदार खां, मोहम्मद खां, नबी शेर खां, रोशन बेग, सरदार अली, गुल मोहम्मद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव नाखून किसके बने होते हैं? पिगमेंट, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन, केरोटीन। दोस्तों मानव नाखून केरोटीन के बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव नाखून केरोटीन से बने होते हैं। केरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो उन कोशिकाओं का निर्माण करता है जो नाखूनों और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में ऊतकों का निर्माण करती हैं। नाखून के स्वास्थ्य में केराटिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नाखूनों को मजबूती और लचीला बनाते हुए उनको नुकसान से बचाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं कि दबाव को निम्नलिखित संदर्भ में नापा जाता है। द्रव्यमान और घनत्व, पूरा किया गया कार्य, बल एवं क्षेत्रफल और बल एवं दूरी। दोस्तों दाब का सूत्र होता है बल और क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल जिसमें होगा वही करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रति इकाई क्षेत्र में बल को दाब कहा जाता है और इसे पी से दर्शाया जाता है। दोस्तों दाब को पी से दर्शाया जाता है। दाब का ऐसा ही मात्र पास्कल होता है, पास्कल पी ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। दोस्तों प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश, सकारात्मक आवेश पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। इसे पी से चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1845 गुना अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डॉट 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 कर प्राप्त करती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। दोस्तों गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है जब वह गतिज अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग एवं कोणीय वेग तथा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, मतलब वी का 2 बार गुणा। और यहाँ पे एम जो है वो द्रव्यमान होता है कण का और वी होता है रेखीय वेग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी, दिल, गुर्दा, फेफड़ा। दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यह बीमारी अक्सर 50 की आयु के बाद होती है जिसमें मनुष्य की बॉडी मास लगातार घटने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, मानव शरीर विज्ञान के क्षेत्र में सजीवों का उपयोग, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। इसे रासायनिक अभियांत्रिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान संबंधित माना जाता है। जैव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कैंसर, आनुवंशिक रोग, लाइलाज रोगों का इलाज संभव हो पाया है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बांसवाड़ा राज्य की स्थापना कब हुई? 1515, 1516, 1517, 1518। दोस्तों बांसवाड़ा राज्य की स्थापना 1518 में हुई थी। बांसवाड़ा राज्य की स्थापना बांसिया भील ने की थी जिसे वाहिया भील के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से होकर बहने वाली माही नदी में अनेक द्वीप होते हैं। इस क्षेत्र का गठन 1530 में बांसवाड़ा रजवाड़े के रूप में किया गया और बांसवाड़ा शहर की इसकी राजधानी बनाया गया था और इसकी स्थापना 1518 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भानगढ़ अजबगढ़ स्थित हैं। भानगढ़ और अजबगढ़ कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। दोस्तों भानगढ़ अजबगढ़ अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भानगढ़ दुर्ग भारत के राजस्थान में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित एक दुर्ग है। इसे मानसिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। अजबगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भानगढ़ और प्रतापगढ़ किले के बीच स्थित है और सरिस्का के काफ़ी करीब है। यह किला माधो सिंह के पुत्र अजब सिंह सक्तावत द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। उनके गुरु स्वामी विरजानंद थे। विरजानंद दयानंद सरस्वती के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक का साम्राज्य सबसे विस्तृत चौहान साम्राज्य था? पृथ्वीराज द्वितीय, अरणाराज चौहान, गोविंदराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का चौहान शासक सबसे ज़्यादा विस्तृत शासक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण हरियाणा के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को हराया, लेकिन उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासक में ही अजमेर आए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण की संधि किस किस के मध्य हुई? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य, महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य, महाराणा अमर सिंह और अकबर के मध्य। दोस्तों चंपारण की संधि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
यह संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। इसके अनुसार मालवा एवं गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। इसके बावजूद भी दोनों सेना ने मिलकर भी राणा कुंभा को नहीं हरा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है कि राजस्थान का वह दुर्ग जो मध्य में होने के कारण प्राय प्रत्येक युग में आक्रमणकारियों का शिकार होता रहा है। चोमुआगढ़, लोहागढ़, तारागढ़, मेहरानगढ़। दोस्तों वह है तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। नगर पंचायत गंगापुर, जिला वाराणसी भी कुंजी भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने विदेशी एवं तुर्की आक्रमणों की रक्षा हेतु करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जयपुर के राजा ईश्वर सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। नरुद्दीन, कृपाराम, बलदेव, साहिब राम। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साहिब राम थे जिन्होंने नई चित्रकला की परंपरा डाली थी आदमकद की। तो जयपुर के शासक ईश्वर सिंह के समय एक इस शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र एवं पोर्ट्रेट चित्र दरबारी चित्रकारी साहिब राम के द्वारा तैयार किए गए। जयपुर शैली का प्रारंभिक विकास स्वाई जयसिंह के समय हुआ था। जयपुर शैली का स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पहनावा वस्त्र आदिवासियों स्त्रियों का है। नानड़ा, जामसाई, लुगड़ा, ये सभी। दोस्तों आदिवासी वस्त्रों का पहनावा नानड़ा भी है, जामसाई भी है, लुगड़ा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नानड़ा क्या होता है। नानड़ा यह आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है। यह नीले रंग का कपड़ा होता है। और जामसाई क्या होता है। यह साड़ी राजस्थान की वेशभूषा में यह आदिवासियों का विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र है। लुगड़ा इसे इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। यह विवाहिता स्त्रियों द्वारा का पहनावा है। इसमें सफ़ेद जमीन पर लाल बूटे बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका पीले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है। लोद्रवा, जैसलमेर, कोटा और भरतपुर। तो दोस्तों बता दूं कि लोद्रवा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर का स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह जो है जैसलमेर के पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है स्थित लोद्रवा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थल है। यह स्थान पुराणों में वर्णित प्राचीन कोक नदी के सुरम में तट पर स्थित है। यह नगर जैसलमेर की स्थापना से पूर्व लोध राजपूतों की राजधानी थी, जिसे लोध राजपूतों द्वारा बसाया गया और लोद्रवा नाम दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त मेला है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। यह किस महीने में मनाया जाता है। तो कार्तिक और अगस्त, माघ और चैत्र। तो दोस्तों पुष्कर मेला कार्तिक माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह अजमेर जिले राजस्थान में अजमेर शहर के पास पुष्कर शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुदिवसीय पशुधन मेला है और सांस्कृतिक उत्सव है। यह मेला कार्तिक के हिंदू कैलेंडर महीने से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस व्यक्तित्व ने शहरियों की विचारधाराओं से प्रभावित होकर लिखा है कि शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो श्यामल दास, किशोर दास, कर्नल जेम्स टोड और लुगड़ो। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि शहरियों को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर आपको याद रखेगा। और कर्नल जेम्स टोड ने। शहरिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में निवास करती है। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों जैसे श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में शहरी आदिवासी की बहुत बड़ी आबादी है और राजस्थान में भी पाई जाती है। सीताबाड़ी बारां के मेले को शहरियों का कुंभ कहा जाता है। दोस्तों शहरी जनजाति 12 जिले में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अलवर चित्रकला शैली में किस शासक का काल स्वर्ण युग कहलाता है। अरवल चित्रकला शैली में किस शासक का काल स्वर्ण युग कहलाता है।
प्रताप सिंह, विनय सिंह, बख्तावर सिंह और ये सभी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विनय सिंह का काल अलवर चित्रकला शैली में स्वर्ण काल कहा जाता है। राव विनय सिंह का समय अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता था। अलवर चित्रकला में ईरानी, मुगल एवं जयपुर की चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता था। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं दोस्तों। वेश्याओं के जो चित्र हैं केवल और केवल अलवर शैली में बने हुए हैं। योगासन चित्रण, लघु चित्र शैली इसकी पहचान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंग नृत्य किया जाता है आदिवासी क्षेत्र में, भांगड़ क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में। दोस्तों चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चंग लोक नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका आयोजन होली पर्व पर होता है, होली के त्यौहार पर, एवं महाशिवरात्रि से लेकर होली तक चलता है। और चंग लोक नृत्य में गाई जाने वाली लोक गायिका को धमाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी, राजपूत, दलित और जाट। दोस्तों आदिवासी महिलाओं में तारा भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तारा भात की ओढ़नी, तेरी भात की ओढ़नी और लहर भात की ओढ़नी, ये तीनों ओढ़नी का प्रयोग आदिवासी महिलाएं करती है। वैसे ही एक प्रसिद्ध ओढ़नी है जिसका नाम है पोमचा। पोमचा दोस्तों एक प्रकार की ओढ़नी है जो 3 रंगों की होती है, लाल, पीली और गुलाबी। इन तीनों रंगों से सजी हुई ओढ़नी को पोमचा कहते हैं, जो महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल बसई और लूण बसई हैं। कौन से मंदिर है? वैष्णव मंदिर है, शिव मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है। दोस्तों आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल बसई और लूण बसई जैन मंदिर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा जो सिरोही माउंट आबू में है राजस्थान में, इनके मंदिरों में विमल शाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 में बना था। लूना वसई मंदिर भगवान नेमीचंद को समर्पित है। यह भव्य मंदिर का निर्माण 1230 में 2 मारवाड़ा भाइयों वास्तुकार और तेजपाल ने किया था, जो गुजरात के वाहिला के शासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्लू पाटरी का दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर, पर्शिया, अफगानिस्तान और सिंध। दोस्तों पर्शिया से राजस्थान प्रसिद्ध ब्लू पाटरी का उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर का ब्लू पाटरी पूरे देश में, यहाँ तक कि दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। कलाकृति को ब्लू पाटरी कहा जाता है। कला की शैली वास्तव में तुर्की भाषा की शैली से ली गई है। शिल्प लोकप्रिय हो गया और सवाई राम सिंह के शासनकाल में 19वीं शताब्दी के शुरुआती युग में से जयपुर में एक विशेष कला बन गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से कब जोड़ा गया, कहाँ पर जोड़ा गया? गजनेर के निकट, पोंग के निकट, साधु वाली के निकट, लोहगढ़ के निकट। तो दोस्तों गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से लोहगढ़ के निकट जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है जिसका पुराना नाम था राजस्थान नहर। यह राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मारूगंगा भी कहा जाता है। इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर चूने से निर्मित बांध हैं जवाई, बंदबारेठा, पासना, माही बजार सागर। दोस्तों जवाई बांध ग्रेनाइट पत्थर चूने से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जवाई बांध राजस्थान में लूनी नदी की एक सहायक नदी है, जवाई नदी, उस पर बना हुआ है। और यह बांध भारत में राजस्थान राज्य के पाली जिले में सुमेरपुर शहर के पास स्थित है। बांध जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनाया गया था। और जवाई बांध बड़ी मगरमच्छ आबादी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं। 2020 में जवाई बांध में 377 मगरमच्छ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में निम्न में से किस दिवस को सूर्य तप की सबसे लंबी अवधि रहती है? अर्थात किस दिन सबसे बड़ा कब होता है दिन, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च और 22 दिसंबर। दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पूरे देश में ही। तो 21 जून, इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। ऐसे में 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 दिसंबर को है ना दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन
पृथ्वी झुके हुए अक्ष पर घूमती है। इसके कारण 21 दिसंबर यानी इस दिन सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। धरती पर सबसे छोटे दिन को विंटर सोल्टर सोल्टर भी कहा जाता है। विंटर सोल्टर कहा जाता है सबसे छोटे दिन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा भौतिक विभाग गोडाउनलैंड का हिस्सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान भाग, सीमावर्ती इलाके और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो दोस्तों मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश थे वो भौतिक विभाग गोडाउनलैंड का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में विस्तृत है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। आबू पर्वत अरावली का सबसे ऊंचा भूभाग है, माउंट आबू, जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। और राज्य में सर्वाधिक नदियों का उद्गम, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है, यहीं से शुरू होती है सबसे ज़्यादा नदियाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर की बहुत सी जिले हैं। उदयपुर के अंदर उनमें से कौन सी झील उदयपुर शहर में नहीं है? पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर और अमर सागर। दोस्तों अमर सागर झील उदयपुर की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर के शासक ने जल के महत्व को समझते हुए कई बांधों और जलकुंडों का निर्माण करवाया था। पिछोला झील, दूध थाली, गोवर्धन सागर, कुमारी तालाब, रंग सागर झील, स्वरूप सागर, फतेह सागर यहाँ की 7 प्रमुख झीलें हैं जिनको सामूहिक रूप से उदयपुर की 7 बहनें कहा जाता है। और किसी एक झील में पानी अधिक होने पर ये 7 तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक में पानी अधिक होते ही दूसरे में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में 7 संभाग हैं। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। इनमें से भरतपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला आता है? बारां, बूंदी, करौली, दौसा। दोस्तों भरतपुर संभाग में करौली जिला आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम आपके 200 से 250 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हर किसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे हर किसी क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। और 4 जून को 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। भरतपुर संभाग भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर है। भरतपुर संभाग में ये जिले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से असंगत छांटिए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, ये सही है। राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, ये भी सही है। और राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, ये भी सही है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी 826 किलोमीटर है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की दूरी 869 किलोमीटर है। यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 826 है और पूर्व से पश्चिम अधिकतम लंबाई 869 किलोमीटर है। और राजस्थान के उत्तर में श्रीगंगानगर जिले का कोणा गांव है तथा दक्षिण में बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा गांव है। और राजस्थान के पूर्व में है ना दोस्तों धौलपुर जिले का एक सिलाना गांव है और पश्चिम में जैसलमेर जिला का कोटरी गांव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर जिले में है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? साथिन, जोड़बीद, बडीग और संवत्सर कोटसर। तो दोस्तों संवत्सर कोटसर है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें रहने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाए तथा उनका शिकार नहीं किया जाना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कोटसर संवत्सर है जो कि चूरू जिले में है। और सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र संतालसर जयपुर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीटेड पाइपलाइन थार के मरुस्थल में है। यह पाइपलाइन निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? राजस्थान और गुजरात, गुजरात और पंजाब, मध्य प्रदेश और पंजाब और केरल और कर्नाटक। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी हीटेड पाइपलाइन जो कि थार के मरुस्थल में है वो राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह पाइपलाइन 2 राज्यों राजस्थान गुजरात के 8 जिलों, 270 गाँव और 34 नदी मार्ग और 38 नहरों के मार्गों से होकर गुजरती है। तेल और गैस की खोज उत्पादन करने वाली भारत की निजी
क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड इस पाइपलाइन को ऑपरेट कर रही है। मतलब इस पाइपलाइन को यही चला रही है, हीटेड पाइपलाइन को। और इस पाइपलाइन को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा 2020 में मान्यता दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई 2004, 2006, 2008, 2013। दोस्तों राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 2004 में की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर भारत में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसे आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2004 को शामिल किया गया था। इसका रजिस्ट्रार कार्यालय जयपुर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किस किस को देता है, किसको संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। दोस्तों राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में कम से कम आपके 5-7 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 156(2) के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सत्यापन दे सकता है। और अब बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान पर शीर्ष पर कौन होता है। मंत्रिमंडल सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। तो दोस्तों मुख्य सचिव जो होता है वह प्रशासनिक पदों का सभापति होता है, मतलब शीर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य सचिव भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवाओं का वरिष्ठतम पद होता है मुख्य सचिव। यह भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की समवर्गत स्थिति है। सामान्यतः राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ पद मुख्य सचिव का होता है। और इसका जो वेतन होता है, इसको सैलरी मिलती है 2,25,000 के लगभग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। राज्य जो जब लगाया गया था, जब राज्य के राज्यपाल कौन थे। हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक। तो दोस्तों उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अब जानते हैं कि जब भी राजस्थान में जैसे 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो हर बार राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। उस समय राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राज्यपाल वेद पाल त्यागी थे। उसके बाद 1980 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। उसके बाद 1992 में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय दोस्तों राज्यपाल 3 राज्यपालों ने उसका वो संभाला था, एम चेन्ना रेड्डी और धनिक लाल मंडल कार्यवाहक थे। उसके पश्चात बलीराम भगत राजस्थान के राज्यपाल रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित और मनोनीत। तो दोस्तों मुख्यमंत्री संविधान के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में सबसे अधिक दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। और ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एम पावर क्या है। एम पावर क्या है। मनरेगा है, इंदिरा आवास योजना, पश्चिम राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट और ये सभी। तो दोस्तों एम पावर पश्चिम राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि एम पावर की शुरुआत कब हुई। दोस्तों एम पावर राजस्थान में शुरू की गई गरीबी में कमी की पहल है। इसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसकी योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। दोस्तों भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा भारतीय राज्य राजस्थान में स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध है। इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। मुंबई कपड़ा उद्योग में भारत की सबसे बड़ी केंद्र, उसमें महाराष्ट्र की कुल 122 मिलें हैं। कपड़े कपड़े की मिलें हैं वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग, गेर, ढोल और घूमर। दोस्तों घूमर नृत्य है, राजस्थान की महिलाओं के द्वारा किया जाता है केवल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य को राजस्थान की नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर नृत्य का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराध्य करने के लिए किया था और बाकी में राजस्थान बिरादरियों ने इसे फिर उसे अपना लिया था। यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं पहनकर करती है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राज्य वाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? कपास, रेशम, जूट और नायलॉन। दोस्तों जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। पटसन पाट या पटुआ एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसका तना पतला और बेलनाकार होता है। सूतली, रस्सी, चटाई आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जूट का। इसे ब्राउन पेपर बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये चावल, गेहूँ, अनाज आदि को रखने के लिए बोरियों में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उत्पाद होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा, माही, लूनी और चंबल। दोस्तों बाणगंगा वो नदी जो है वो अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन की गंगा के नाम से बाणगंगा नदी को जाना जाता है। बाणगंगा भारत की एक प्रमुख नदी है। बाणगंगा राजस्थान के 3 राज्यों में बहती है, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। यह यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा नदी यमुना नदी की सहायक नदी होती है। और बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम में से लेकर विलय तक कोई इसकी सहायक नदी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। दोस्तों थार मरुस्थल को राजस्थान का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल। उसके बाद बात करें थार मरुस्थल के बारे में, तो थार मरुस्थल जो कि महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में, 15% भाग पाकिस्तान में है। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 62% है। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसमें राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई? 2010 में, 13 में, 15 में या 18 में? दोस्तों जयपुर में रेल मेट्रो सेवा 2015 में चालू की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 2015 में जयपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई और मई 2015 में मेट्रो रेल सुरक्षा आयोग से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के बाद जयपुर मेट्रो ने वाणिज्यिक सेवा शुरू की। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, गुड़गांव और मुंबई के बाद भारत की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है जो 2 मंजिला ऊपर उठाया हुआ रोड मेट्रो लाइन पर चलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? 25, 28, 33, 41। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और इस चैनल पर आपको लगातार, अगर आप वन नेपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार इस पर इसी तरह की वीडियो आती रहेगी। अब सबके लिए अलग अलग वीडियो आएगी, राजस्थान के भूगोल से संबंधित और राजस्थान इतिहास, सबके लिए अलग अलग वीडियो आएगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करो।